सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमस्कार बच्चों, मैं वंदना वर्मा, प्रवक्ता नारी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज, आज कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 4 सारणिक के प्रथम भाग को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। बच्चों, इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि आपने जो पिछला पाठ आव्यूह पढ़ा है उसको आप बहुत अच्छे से अभ्यास करिए, उसको अच्छे से समझें, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको ये इस पाठ सारणिक को समझने में सरलता होगी। और यदि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से हम देखें बच्चों, तो ये दोनों ही अध्याय आव्यूह व सारणिक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष इन अध्यायों से एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न अवश्य ही परीक्षा में पूछा जाता है। तो बच्चों, यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, तो आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज हमारे चर्चा के विषय या शिक्षण बिंदु क्या है। हमारे चर्चा के विषय है, सर्वप्रथम हम करेंगे आव्यूह का पुनरावलोकन, यानी कि जिस पाठ को आव्यूह को आप पढ़ चुके हैं उसमें आपने क्या क्या पढ़ा और उसको हम कैसे सारणिक से रिलेट करेंगे, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जानेंगे सारणिक की परिभाषा व सारणिक के अवयवों का उपसारणिक व सहखंड ज्ञात करना सीखेंगे। उसके बाद हम भिन्न कोटि के सारणिक एवं उनका प्रसार सीखेंगे और अंत में अभ्यास के प्रश्नों को समझेंगे और हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं आव्यूह के पुनरावलोकन यानी कि हम आव्यूह की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो बच्चों, आपने पिछले पाठ आव्यूह में आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह, विभिन्न प्रकार के आव्यूह को पढ़ा, आपने आव्यूह के बीजगणित को जाना, आपने आव्यूह पर होने वाली प्रारंभिक संक्रियाओं को समझा तथा आव्यूह उन प्रारंभिक संक्रियाओं का अनुप्रयोग कर किसी भी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना जाना। बच्चों, आपने यह भी जाना कि हम किसी भी रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए एक रैखिक समीकरण निकाय लेते हैं। यहाँ पे हमने दो चरों का रैखिक समीकरण निकाय लिया है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 तथा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। यदि हमें इसको आव्यूह रूप में लिखना है तो हम इसको लिखेंगे ax बराबर b। यहाँ पे a एक वर्ग आव्यूह है जिसके कि अवयव x व y के गुणांक हैं, a1 b1 a2 b2। x आव्यूह में चरांक x और y लिए गए हैं तथा b आव्यूह के अवयव अचर पद c1 व c2 हैं। अब बच्चों, थोड़ा सा हम कक्षा 10 की तरफ आते हैं। कक्षा 10 में आपने जो पढ़ा मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगी। हमने कक्षा 10 में पढ़ा था कि यदि एक रैखिक समीकरण निकाय दो चरों वाला आपको दिया है, जैसा कि यहाँ पे दिया है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, तो आपने पढ़ा था कि इस रैखिक समीकरण के अद्वितीय हल होंगे यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और इसको हम थोड़ा और हल करें तो हम इसको लिख सकते हैं a1 b2 नॉट इक्वल टू a2 b1, और ये हमें मिलता है a1 b2 a माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0। ये स्थिति
कब थी बच्चों? जब इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। हम लोगों ने एक और कंडीशन पढ़ी थी कि इसी रैखिक समीकरण निकाय का अनेक हल भी हो सकता है और कोई हल नहीं होगा यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होगा। अनेक हल व कोई हल नहीं होगा यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। और इसको भी हल करेंगे तो हमें मिलेगा a1b2 माइनस a2b1 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं दोनों ही स्थितियों में हमें एक संख्या ज्ञात हो रही है, क्या a1b2 माइनस a2b1 तथा a1b2 माइनस a2b1। तो आप देख रहे हैं यह संख्या ही निर्धारित करती है कि इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा अथवा नहीं होगा। तो ये जो संख्या हमने ज्ञात करी a1b2 माइनस a21, इसी को हम आव्यूह A का सारणिक कहते हैं। जैसा कि लिखा है, इन समीकरणों के निकाय का हल अद्वितीय है अथवा नहीं, इसको संख्या a1b2 माइनस a2b1 द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसे आव्यूह A का सारणिक कहते हैं। चलिए अब देखते हैं हम सारणिक की परिभाषा। सारणिक की परिभाषा क्या है बच्चों? आपने वर्ग आव्यूह पढ़ा है, तो सर्वप्रथम तो हम सिर्फ वर्ग आव्यूह का ही सारणिक ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए हमें जब सारणिक लेना है तो हम किसका लेंगे? वर्ग आव्यूह का। तो यहाँ पे लिखा है प्रत्येक वर्ग आव्यूह A। यहाँ पे एक A वर्ग आव्यूह लिया है जिसकी की कोटि n है तथा aij उसका एक अवयव है, अर्थात iवीं पंक्ति व jवीं पंक्ति में स्थित यह अवयव है। तब उसके संगत एक संख्या का अस्तित्व होता है जो कि, और वह संख्या वास्तविक भी हो सकती है या सम्मिश्र भी हो सकती है, और इसी संख्या को हम आव्यूह A का सारणिक कहते हैं। इसे हम ये जब हम बच्चों आप A पढ़ते थे, आपने आव्यूह पाठ में पढ़ा है, जब हम अंग्रेज़ी के कैपिटल लेटर से हम किसको प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं? आव्यूह को। जब हम इस अंग्रेज़ी के कैपिटल अक्षर को हम दो ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल लाइंस के बीच लिख देते हैं, तब ये कहलाता है सारणिक A और या डेट A। अब सारणिक को इंग्लिश में जो टर्म दिया गया है वह है डिटर्मिनेंट, और इसी के प्रथम 3 अक्षरों को लेकर यह निरूपण किया है डेट A, या इसे ग्रीक अक्षर डेल्टा से भी निरूपित किया जाता है। अब बच्चों दो महत्वपूर्ण बातें आपको मैं बताना चाहूँगी। पहली चीज़ तो आप इसको मापांक बिल्कुल नहीं बोलेंगे और ना ही इसको मापांक की तरह हल करेंगे, क्योंकि मापांक जब हम किसी संख्या का निकालते हैं तो वह मापांक या निरपेक्ष मान जब हम किसी संख्या का निकालते हैं तो वह सदैव धनात्मक होता है, जबकि किसी आव्यूह का सारणिक धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो पहली तो गलती आप लोग ये बिल्कुल नहीं करेंगे, आप इसको मापांक बिल्कुल नहीं कहेंगे, इसको हम पढ़ेंगे सारणिक A। और दूसरी चीज़ आपको मैं शुरू में ही बता चुकी हूँ, प्रारंभ में ही सारणिक की परिभाषा में बता चुकी हूँ कि सारणिक हमेशा सदैव हम वर्ग आव्यूह का ही ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में पहले मैं आपको एक कोटि के आव्यूह का सारणिक बताती हूँ। मान लीजिए हमने एक A सारणिक लिया, ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे A11, ये प्रथम कोटि का सारणिक है। एक द्वितीय कोटि का सारणिक भी ले लेते हैं, मैं आपको व्यापक रूप में बता रही हूँ। इसको लिखेंगे A11, A12, A21,
A22। इसी प्रकार से हम तृतीय कोटि का भी सारणिक ले सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। और यह आप आव्यूह में पढ़ ही चुके हैं। A11 अर्थात प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का अवयव, जैसे A22 द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ का अवयव। तो ये उसी प्रकार से लिखा गया है बच्चों। इस वैसे हम चतुर्थ कोटि पंचम कोटि के भी सारणिक लिख सकते हैं, परंतु इस अध्याय में हम तृतीय कोटि तक के आव्यूह तक ही सीमित रहेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। अब आता है इनका मान कैसे। अब बच्चों आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने इस परिभाषा में लिखा है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह A, जहाँ n अवयव की कोटि है और Aij उसका अवयव है, के संगत एक संख्या है। पर आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यहाँ तो कोई संख्या ही नहीं है, क्योंकि ये तो सारणिक के अंदर लिखे हैं अवयव। तो आपको मैं प्रथम और द्वितीय को बताती हूँ कैसे। जब हम प्रथम कोटि के सारणिक को लिखेंगे तो उसका मान स्वयं वही अवयव होता है, यानी कि इसका जो सारणिक होगा वो होगा A11। ऐसा प्रथम कोटि में होता है, क्योंकि प्रथम कोटि के सारणिक में सिर्फ एक अवयव होता है, इसलिए वह स्वयं ही उसका सारणिक कहलाता है। तो आपको एक संख्या मिल गई यहाँ पे। इसी प्रकार से द्वितीय कोटि में देखें। अब द्वितीय कोटि के सारणिक को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों। इसमें हम देखिए कैसे निकालते हैं। इसमें अगर हम इसको एक वर्ग माने तो एक विकर्ण हम इस प्रकार से खींच सकते हैं। तो पहले विकर्ण के सापेक्ष जो अवयव पढ़ रहे हैं, जो अवयव हैं, इनका गुणा करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, A11, A22। फिर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इसके बाद द्वितीय विकर्ण के सापेक्ष जो अवयव पढ़ रहे हैं इनको गुणा करके लिखेंगे A12, A21। तो यहाँ पे भी हमको एक संख्या प्राप्त हो गई जो कि इस सारणिक का मान कहलाएगा। अब तृतीय सारणिक को भी हम हल करेंगे, लेकिन बच्चों इसको हम विस्तृत रूप में आगे पढ़ेंगे। अभी चूंकि हमें जो आगे पढ़ना है उसमें आपको द्वितीय और प्रथम कोटि के सारणिकों के मान इस प्रकार से निकाल सकते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ेगी, हम उसका अनुप्रयोग करेंगे। चलिए अब इसके बाद देखते हैं सारणिकों के अवयव का उपसारणिक ज्ञात करना। क्या है परिभाषा? सारणिक के अवयव Aij यानी आयवी पंक्ति व जेवे स्तंभ का अवयव का उपसारणिक एक सारणिक ही होता है जो आयवी पंक्ति और जेवे स्तंभ जिसमें कि वह स्थित है उसको हटाने से प्राप्त होता है। और अवयव Ij के सारणिक के उपसारणिक को हम Mij द्वारा व्यक्त करते हैं। उपसारणिक को हम माइनर भी बोलते हैं और इसीलिए इसको ये माइनर बोलते हैं, इसीलिए इसको कैपिटल Mij से प्रदर्शित करते हैं। अब मैं फिर आपको एक व्यापक द्वितीय कोटि का एक सारणिक लेके आपको उदाहरण बताती हूँ। A11, A12, A21, A22। तो यदि हमें इसके सारणिक मान लीजिए, इसमें देखिए सबसे पहली चीज़ तो हम उपसारणिक जब ज्ञात करते हैं तो प्रत्येक अवयव का उपसारणिक हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमको M11 निकालना है, यानी कि ये किसका उपसारणिक है, ये A11 अवयव का उपसारणिक है। तो हमने परिभाषा में क्या पढ़ा कि यदि हमें Mij निकालना है तो हम आयवी पंक्ति और जेवे स्तंभ को हटा के और बाकी जो बचेगा, तो अब चूंकि ये A11 यानी प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ को हटाएंगे बच्चों, अगर ये हम प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ को हटाते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, A22। अतः A11 का जो उपसारणिक है वह है A22। इसी प्रकार से हम M12 भी ले सकते हैं। M12 में आप क्या करेंगे, यानी प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ को हटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, ये प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ ये हटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, A21। इसी तरह M21 अर्थात प्रथम पंक्ति
अर्थात द्वितीय पंक्ति एवं प्रथम स्तंभ को हटाने से हमको प्राप्त होगा A12 और इसी प्रकार से M22 कैसे ज्ञात करेंगे, द्वितीय पंक्ति एवं द्वितीय स्तंभ को हटाने से हमें प्राप्त होगा A11। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम प्रत्येक अवयव का सारणिक उप सारणिक ज्ञात कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण चर्चा पे बिंदु पे हम चर्चा करते हैं कि देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो सारणिक था ये कितनी कोटि का था, ये द्वितीय कोटि का सारणिक था, परंतु जो हमने उप सारणिक ज्ञात किया वो कितनी कोटि का है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि सारणिक के अवयव Aij का उपसारणिक एक सारणिक होता है। तो ये अगर हम इसको सारणिक रूप में ऐसे लिख दें तो आपने इसकी पिछली वाली स्लाइड में आपको मैंने बताया है कि प्रथम कोटि के सारणिक का जो मान होता है वह स्वयं वही अवयव होता है, तो ये A22 के बराबर होगा। ये थोड़ा और मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। इसको भी अगर हम सारणिक में लिख दें तो ये A21 होगा, इसको भी हम सारणिक में लिख दें तो ये A12 होगा और इसको भी सारणिक में लिख दें तो ये हमारा A11 होगा। ठीक है, तो आपने ये देखा कि यदि इस सारणिक की कोटि ये कितनी कोटि का था, द्वितीय कोटि का था, परंतु हमने जो उप सारणिक ज्ञात करे वे कितनी कोटि के आए, ये चारों उप सारणिक हमें कितनी कोटि के प्राप्त हुए, 1। तो यदि कोई सारणिक n कोटि का है, यहाँ पे एक कंडीशन और लग रही है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। n कोटि का है तब उसके अवयवों के सारणिक n-1 कोटि के होंगे, ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या निकाला, उपसारणिक। इसके बाद हम देखते हैं सहखंड। सहखंड जब आप उपसारणिक निकालना सीख जाएंगे यदि, तो आप सहखंड को बहुत सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं सहखंड की परिभाषा। सहखंड के लिए जो इंग्लिश टर्म यूज होता है वह है कोफैक्टर। ठीक है, तो सारणिक के अवयव Aij का सहखंड Aij द्वारा व्यक्त करते हैं। अब हम सहखंड को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल Aij से, और Aij बराबर होता है -1 i + j Mij। अब इसमें Aij जहाँ पे Mij क्या है, ये Aij का एक उपसारणिक है। अब इसको मैं एक उदाहरण से बताती हूँ आपको। सबसे पहले उदाहरण लेने से पहले आपको ये जो चीज़ है इसके बारे में बताते हैं। यहाँ लिखा है -1 की पावर i + j, अर्थात जिस भी अवयव का हम सहखंड ज्ञात कर रहे हैं वह जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में स्थित है हम उसका योग करेंगे, या हम कहें उसके अनुलग्नों का योग करेंगे और उसको घात में लिखेंगे। और सरलता से समझें तो यदि यह i + j यदि एक सम संख्या आती है तो हमारा चिन्ह क्या हो जाएगा, हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। i + j अगर एक सम संख्या आई है तो जानते हैं -1 की अगर घात कोई सम संख्या होगी तो हम क्या लिखेंगे, उसको +1 लिखेंगे, तो चिन्ह हम कौन सा लगाएंगे, प्लस। और यदि i + j कोई विषम संख्या आती है तब हम इसमें चिन्ह लगाएंगे माइनस का। ठीक है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए लेते हैं, अगर हमने A11 एक अवयव लिया और इसका हमें क्या निकालना है, सहखंड निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से, इसमें i हमारा होगा 1 और j भी 1 होगा, तब हम -1 की पावर 1 + 1 यानी 2 सम संख्या है, तो ये निशान कौन सा, इसमें चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, यानी +1। ठीक है, तो अब ये देखते हैं निकालना। अब मैं आपको एक उदाहरण लेती हूँ तृतीय कोटि के सारणिक का। ये एक हमने
हमने एक सारणिक लिया तृतीय कोटि का, हम लेते हैं 2 -1 0 1 2 1 3 -2 और 4। ठीक है बच्चों। अब देखिए एक तो बच्चों ये जो हम ये यहाँ पे ये माइनस का ये दरअसल ये हमें ये निर्धारित करता है कि हमें कौन सा चिन्ह लेना, ये आपको बता चुके हैं। आपको एक और तरीका बताते हैं जो कि तृतीय कोटि के लिए आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। मान लीजिए आपको एक कोई तृतीय कोटि का आव्यूह का सारणिक दिया है, आव्यूह है चलिए ये, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके जो विकर्ण वाले भाग होते हैं वहाँ पे प्लस का चिन्ह आता है, यानी कि एक विकर्ण ये होता है और ये दूसरा विकर्ण होता है, यहाँ भी कौन सा चिन्ह आता है, प्लस का चिन्ह आता है, और बाकी सभी स्थानों पे क्या होता है, माइनस के चिन्ह आते हैं। और अगर आप इससे भी इसकी तुलना करके देखें या इस प्रकार से निकाल के देखें तो देखिए ये वाली स्थिति क्या होती है, 1 1 स्थिति होती है, यानी 1 1 की स्थिति होती है, यानी 1 + 1 2 होता है, तो प्लस का हो गया। यहाँ पे A21 2 + 1 क्या होता है 3, यानी विषम संख्या आई, इसलिए माइनस का चिन्ह आया। अब देखिए इसका हम निकालते हैं। मान लीजिए हमें इसमें निकालना है, पहले हम इसमें हमें सहखंड निकालना है A21 का, यानी कि A21 का सहखंड किस प्रकार से हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैपिटल A21। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको काट देते हैं, -1 पावर 2 + 1 और MIJ बच्चों क्या था, उप सारणिक था, किसका, अवयव A21 का। तो सबसे पहले हम देखते हैं A21 यानी कि द्वितीय पंक्ति और प्रथम स्तंभ, यानी कि ये हमारा A21 अवयव है बच्चों। हमें इसी का सहखंड ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -1 2 + 1, आप देख रहे हैं विषम संख्या है तो हम यहाँ माइनस का निशान लगा देंगे। और उपसारणिक कैसे निकालते हैं, आप ये द्वितीय पंक्ति हम हटा देंगे और प्रथम स्तंभ हटा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, -1 0 -2 4। और इसको आपको मैंने हल करना बताया है, कैसे हल करेंगे, पहले इस विकर्ण के सापेक्ष, यानी -1 × 4 -4 होगा और -0 × -2 कितना हो जाएगा 0, और इसको हल करेंगे -× -4, ये आपका आ जाएगा 4। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए एक और निकालते हैं। अब हम निकालते हैं A31, यानी कि अवयव A31 का सहखंड। इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, A31 से। यही फॉर्मूला फिर से लगेगा, तो आप इसको लिखेंगे। अब आप चाहे तो -1 की पावर i + j ना लिख के आप सीधे यहीं पे योग करिए। 3 + 1 क्या होता है 4, 3 + 1 होता है 4, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा। और यहाँ पे तीसरी पंक्ति और प्रथम स्तंभ इसको करेंगे तो आएगा -1 0 2 1, और इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा आएगा -1 -0, ये आ गया हमारा -1। अब हम पढ़ेंगे भिन्न कोटि के सारणिक एवं उनका प्रसार। तो बच्चों एक कोटि के आव्यूह के सारणिक का प्रसार हमें आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हम कैसे करते हैं, A = A11 यदि लिखा है तो वह अवयव स्वयं ही उसका मान होता है। द्वितीय कोटि के आव्यूह के सारणिक का प्रसार भी आपको एक बार बता ही चुके हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, A11 A22 माइनस, और अगर ऐसे गुणा करें तो -A21 A12। और यदि हम इसमें सहखंड का उपयोग करें तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आप बच्चों इसको हल करके प्रयास करिएगा, आपको यही मान यहाँ पे प्राप्त होगा। इसके बाद हम आते हैं तृतीय कोटि के आव्यूह के सारणिक पे। तो तृतीय कोटि के आव्यूह के सारणिक में भी हम वही करेंगे, A11 और कैपिटल A11 अर्थात प्लस A12 कैपिटल A12। इसको यदि हम समराइज़ करें या संक्षेप में बोलें तो हम प्रसार कैसे करते हैं कि किसी भी सारणिक के किसी अवयव को जब हम उसी के कोफैक्टर से यानी कि सहखंड से गुणा करके और योग करते हैं तो हमें वह प्रसार मिलता है।
परंतु इसके विपरीत यदि हम किसी अन्य पंक्ति और किसी अन्य स्तंभ के सहखंडों से गुणा करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो 0 मिलता है। अब बच्चों पहले हम इस प्रसार की बात करते हैं तो ये आपको समझ में आया गया। किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अवयवों को जब उन्हीं के सहखंडों से गुणा करके योग करा जाए तो वह सारणी का प्रसार होता है। यहाँ यह प्रसार पहली पंक्ति के सापेक्ष किया गया है, परंतु हम इसको किसी भी पंक्ति और किसी भी अवयव के सापेक्ष इसका प्रसार कर सकते हैं। और यदि हम किसी अन्य के साथ करें, जैसे A11 को यदि मैं द्वितीय पंक्ति के सहखंडों के साथ करूं तो A21 प्लस A12 को यदि करें A22 प्लस A13 को यदि करें A23 के साथ तो हमें ये जो रिजल्ट मिलता है ये 0 मिलता है। समझ गए आप? इसी प्रकार से यदि हम तृतीय पंक्ति के साथ करें इन्हीं के अवयवों को तो भी हमें 0 मिलेगा, या प्रथम स्तंभ को हम अन्य 2 स्तंभों के सहखंडों के साथ करें तो भी हमें 0 प्राप्त होगा। अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। इसमें हमें सारणी का मान ज्ञात करना है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि साइन थीटा ये पहले हम इस विकर्ण के अनुरूप करेंगे तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे, बीच में माइनस का साइन आएगा और फिर इन दोनों को गुणा करेंगे इस विकर्ण के सापेक्ष तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि हमें रिजल्ट देगा। ये आपने कक्षा 10 में पढ़ी है एक सर्वसमीका जो कि किसके बराबर होती है 1 के। चलिए अब देखते हैं गृह कार्य बच्चों। ये सारणिक के मान आप ज्ञात करेंगे। ये तृतीय कोटि का है, ये द्वितीय कोटि का है। इस प्रश्न को जरा सा देखिए, ये द्वितीय कोटि के दोनों सारणिक है दोनों और इसको आप हल करेंगे जैसे आप प्रसार करते हैं उसी प्रकार से इसको करेंगे। यहाँ भी आपको उसी प्रकार से करेंगे तब यह आपको एक द्विघातीय समीकरण मिलेगा और आप जब उसको हल करेंगे तो आपको x के 2 मान प्राप्त होंगे और आप इसको अच्छे से अभ्यास करिएगा जिससे कि आपको आगे के पाठों आगे के जो सारणिक के भाग हैं उनको समझने में सरलता होगी। अब बच्चों थोड़ा सा मैं आपको ऑनलाइन अभ्यास के बारे में और बताना चाहूँगी। प्रस्तुत अध्याय के संबंध में पाठ्य सामग्री तथा अभ्यास कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित दीक्षा यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर अथवा iOS से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप को डाउनलोड कर आप इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों और अन्य गतिविधियों का अभ्यास कर सकते हैं। और यदि आपको किसी बिंदु पर शंका है या स्पष्टता की आवश्यकता हो तो अपने शिक्षक से आप ऑनलाइन ई-लर्निंग व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में पूछकर आप समाधान कर सकते हैं। और प्रस्तुत वीडियो आपको यूट्यूब चैनल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग पर उपलब्ध है जिसे चैनल सब्सक्राइब कर देखा जा सकता है। धन्यवाद।